नमस्ते। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये जो हमारी सेकंड डेमो क्लास है। बेसिकली इसका बुनियादी मकसद ये है कि आज हमने आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है, जो कि ये बेसिकली बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी है। ठीक है जी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी की बेसिक्स है। बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। बेसिक्स में आपने पहले, सबसे पहले हमने अर्थ को डिस्कस करना है। अर्थ में इसके सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, उसको भी एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। फिर ओशियंस, सीज, रिवर्स, माउंटेन्स, पासेस, लेक्स, पेनिनसुलास, स्ट्रेट्स। ठीक है जी, उसके बाद आपके इस्थमस हो गया। ठीक है जी, आपका इस्थमस भी उसी के अंदर शामिल है। ठीक है, स्ट्रेट के बाद ये आपका इस्थमस मैं इधर लिख देता हूँ। उसके बाद आइलैंड्स, बे, गल्फ, बाइट। ठीक है, क्रीक्स, डेजर्ट्स, वाटरफॉल्स, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, न्यूज एजेंसीज। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने सारे के सारे कवर करने हैं। ठीक है जी, वो सारे के सारे टेम्परेचर जोन्स उसमें कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अर्थ के बारे में पढ़ाता हूँ। ये जी आपकी अर्थ होती है, एलिप्टिकल शेप में होती है आपकी अर्थ। ठीक है जी जी, नोट्स मिल जाएंगे यार। ये क्वेश्चंस को थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। जो भी आपके क्वेश्चन है ना, कोशिश करें कि एंड पे पूछें। और प्लीज ये जो वीडियो जिन्होंने ऑन की हुई है, काइंडली अपनी वीडियोस को ऑफ कर लें। आतिफ अहमद नवाज, टर्न ऑफ योर वीडियोस। ठीक है, ये हमारी अर्थ है जी। अर्थ बेसिकली मैं आपको इसकी पोजीशन भी बताता हूँ, मैं इसकी आपको लोकेशन भी बताता हूँ, सारा कुछ आपको बताता हूँ, ताकि आपको यहाँ से बेसिक से स्टार्ट हो आपका। ठीक है जी, सीन जो है आपका, ये जो आपकी सारी की सारी। तो ये आपकी अर्थ है जी, अर्थ। ये हेमिस्फेयर में अगर हम इसको कन्वर्ट करें, तो ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है। यानी कि नॉर्दर्न हेमी का मतलब होता है आधा, और स्फेयर कहते हैं जो उसका एक, चूंकि अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप में, इलिप्टिकल शेप में है, तो स्फेयर में एक ये वाला पोर्शन होता है, एक ये वाला पोर्शन होता है। हेमी आदि को बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब ऊपर वाली साइड नॉर्थ, नीचे वाली सदर्न। ये आपकी ईस्टर्न साइड होती है, और ये वाली आपकी वेस्टर्न साइड होती है। यानी कि अगर मैं इसको बीच में यूं डिवाइड करना चाहूँ, तो ये वाली आपकी नॉर्थ साइड होगी, ये वाली आपकी साउथ साइड होगी। ठीक है जी, ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ताकि यहाँ से आपकी कंसेप्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो। तो यानी कि अगर मैं ये वाली लाइन खत्म कर देता हूँ, बल्कि ये वाली लाइन मैं खत्म कर देता हूँ, तो अब आपके पास ये आपकी बचेगी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये होगी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आप इसको यूं भी डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ में भी डिवाइड कर सकते हैं, और ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी इसको डिवाइड आउट कर सकते हैं। जब आप ये बीच में लाइन लगा देते हैं, तो इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर। इस लाइन को क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला बोला जाता है इसको। आज की क्लास और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तकरीबन पेपर में बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे। क्योंकि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, तो पूरी दुनिया के बेस, गल्फ, बाइट, स्ट्रीट, आइलैंड्स, ये वो, इन सब चीजों को हमने कवर करना। ठीक है जी, तो इन सब चीजों को हमने कवर करना है। और ये वाली जो लाइन होती है, ये इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर है क्या चीज? बेसिकली इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। मोहम्मद आतिफ, आपको मैंने कहा भी है अपनी वीडियो बंद करें, तो आप क्यों नहीं करते हैं वीडियो बंद? आतिफ, वीडियो ऑन, वीडियो ऑफ करें शाबाश, इमीडिएटली। अच्छा, ये दिस इज योर इक्वेटर। और उसके बाद जो हमारी अर्थ है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये एक इक्वेटर लाइन है, दूसरी प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाती है, इसको पीएम लाइन बोला जाता है। प्राइम मेरिडियन लाइन, पीएम। ठीक है जी, ये प्राइम मेरिडियन लाइन करती क्या है, और ये इक्वेटर करता क्या है? बेसिकली इसके बारे में आप थोड़ी सी समझ लें, चीजें समझ लें। ये वाली जो लोकेशन है आपकी नीचे वाली, है साउथ है, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इक्वेटर, ये इसको जीरो लाइन भी कहते हैं,
ये वाली जो लाइन है इसको जीरो लाइन भी कहते हैं, और ये वाली जो लाइन है पीएम लाइन, इसको भी जीरो लाइन कहते होते हैं। जब भी दुनिया में टेबल के ऊपर आपके पास अक्सर ग्लोब पड़ा होता है, उस ग्लोब के पर हल्की हल्की लाइंस लगी होती हैं। हमारे यहाँ अर्थ के बेसिकली डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, फिर मैं आपको इक्वेटर के बारे में, प्राइम मेरिडियन लाइन के बारे में बताता हूँ, टाइम जोन के बारे में बताता हूँ। ये जो जीएमटी लाइन है, जीएमटी मींस ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीन रॉयल ऑब्जर्वेटरी के तहत इसको जीएमटी को 1884 के अंदर ये वाली लाइन को यहाँ से टाइम लिया गया था। बेसिकली यहाँ पे यूके बैठा हुआ है, लंदन, यूके में लंदन है, इंग्लैंड का चूंकि कैपिटल है लंदन और यूके का भी कैपिटल है, यहाँ पे जीएमटी है ग्रीनविच मीन टाइम। जगह ग्रीनविच जगह है, यहाँ से बेसिकली पूरी दुनिया का एक मीन टाइम लिया गया था, ठीक है जी, यहाँ से। तो इसलिए तभी उसका नाम 1884 में ही जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम रख दिया गया था, जो कि पीएम लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन, और इसको प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। और यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम यूके में है, लंदन के बिल्कुल साथ ही, तो इसलिए इसको इसलिए कहा जाता है जीएमटी। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे की तरफ जाते हैं। जीएमटी के ऊपर तकरीबन 8 कंट्रीज हैं जो जीएमटी से गुजर रहे हैं। 8 कंट्रीज हैं टोटल जो जीएमटी से गुजर रहे हैं, और ये वाला जो इक्वेटर है यहाँ से 13 कंट्रीज हैं जो इस इक्वेटर वाली या इमेजिनरी लाइन से गुजर रहे हैं। मैं भी आपको मैप बता के समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं इन कंट्रीज के नाम भी आपको लिखवाता हूँ अभी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा लेट्स सपोज के एशिया आपको मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ये आपका एशिया आ गया। कहीं से भी बना लें, जैसा भी बनता है बना लें आप, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, हमने जस्ट समझाना है आपको। ये आपका यूरोप आ गया जी, कॉन्टिनेंट, नीचे जाके थोड़ा सा, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। उसके बाद इधर आपका अफ्रीका बैठा हुआ है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे, और इसके नीचे साउथ अमेरिका। दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज योर साउथ अमेरिका। नीचे चूंकि एस में साउथ में है, तो लिहाजा इसलिए साउथ अमेरिका इसको बोलेंगे। ये वाला आपका एशिया है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट ये आपका एशिया है। ये वाला आपका यूरोप है। ये जो है आपका अफ्रीका है। अफ्रीका कितने हो गए, एक दो तीन चार, तीन चार पांच। ये वाला आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहाँ पे आपका अंटार्कटिका। ठीक है जी, अंटार्कटिका। एक बात याद रखें कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो आपका एशिया है, ठीक है। एशियन एशियन कॉन्टिनेंट, ये जो हमारा एशिया वाला है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये वाला है। और सबसे जो जहाँ पे कोई एक कंट्री भी नहीं है वो अंटार्कटिका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आइस पड़ी हुई होती है, और सबसे ज्यादा जो कंट्रीज हैं वो अफ्रीका में, भी बताता हूँ उन सब के बारे में आपको, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाना चाह रहा था। उसके बाद मैं ना आपको ओशन का भी बता देता हूँ उसके साथ साथ थोड़ा सा। अब आप यहाँ पे देख लें कि ये पूरे का पूरा आपका, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन के साथ घिरा हुआ है ये जगह। यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है, यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है जी, और यहाँ पे भी आपका पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे आपका ये जो है आर्कटिक, वो ऊपर है यूरोप के, और इसके ऊपर यहाँ पे आपका आर्कटिक। पैसिफिक
आर्कटिक, अटलांटिक, यहाँ पे आपका अटलांटिक, आर्कटिक, यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे पैसिफिक हो गया, यहाँ पे आपका सदर्न ओशन हो गया, ये अंटार्कटिक या सदर्न, ठीक है जी। यानी कि ये आपका पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, यहाँ पे पैसिफिक ओशन, ये आपका पूरे का पूरा आपका इंडियन ओशन है, ठीक है जी। ये वाला आपका पूरे का पूरा इंडियन ओशन है। मैं थोड़ा इसको करीब करता हूँ तो आपको नजर ना आ रहा हो, मे बी अब आ जाए। अब आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ठीक है जी। अब ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ आपस में साथ साथ है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका को मैंने ये इस वाली लाइन पे इसलिए बनाया क्योंकि इक्वेटर से भी गुजरता है अफ्रीका और प्राइम मेरिडियन लाइन से भी गुजरता है अफ्रीका। यूरोप आपका यहाँ पे सिर्फ प्राइम मेरिडियन लाइन से गुजरता है, और एशिया के एक दो कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं इक्वेटर वाली लाइन पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इक्वेटर के साथ बनाया। ऑस्ट्रेलिया का एक कंट्री है कैरिबाटी, जो कि इक्वेटर के ऊपर बैठा हुआ है। बाकी अंटार्कटिका है, ये भी आपका यहाँ पे कुछ इस तरफ है, कुछ पोर्शन इसका इस तरफ है। तो अब आपको मैं ज्योग्राफी थोड़ी सी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। पहले तो अर्थ के टाइम जोन्स के बारे में बताऊंगा, फिर आपको इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताऊंगा, और इन कॉन्टिनेंट्स की पूरी ज्योग्राफी को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। नॉर्थ अमेरिका की कितने कंट्रीज, कितनी स्टेट्स हैं, साउथ की कितनी है, जितने भी हैं हम सबको एक एक करके आस्ता आस्ता पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख लिया होगा, समझ लिया होगा, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी पीएम लाइन है, यहाँ से 8 कंट्रीज गुजरते हैं, 3 तो आपके यूरोप के हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन से हैं वो आप लिख लें। एक है आपका स्पेन, एक आपका फ्रांस, एंड थर्ड वन इज योर यूके। यानी कि तीन तीन कंट्रीज हैं, स्पेन, फ्रांस और यूके। यूरोप के 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इस वाली इक्वेटर की जो पीएम लाइन है वो गुजरते हैं, 3 कंट्रीज। टोटल मैंने आपको 5 कंट्रीज बताया है पीएम लाइन से, कि पीएम लाइन, इस वाली लाइन के ऊपर कितने कंट्री बैठे हुए हैं टोटल। ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ से पूरी की पूरी पीएम लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन, टाइम जहाँ से लिया गया था, ये ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है, यहाँ पे यूके। तो 1884 में लिया गया था। टोटल 24 टाइम जोन, देयर आर टोटल 24 टाइम जोन पूरी दुनिया में जो फॉलो किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे जीएमटी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है वो यहाँ से दिया गया था। तो ये एमसीक्यू आया हुआ है कि टोटल टाइम जोन्स कितने हैं, ये एमपीटी में आया हुआ था। 24 आपके टोटल जोन है, ठीक है जी। स्पेन, फ्रांस, यूके, उसके बाद अफ्रीका के 5 कंट्रीज हैं, टोगो, घाना, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, माली, बुर्किना फासो, और एक और कंट्री था, मुझे उसका नाम से ध्यान में नहीं आ रहा, तो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो टोगो, घाना, माली, बुर्किना फासो और एक और कंट्री था जो कि प्राइम मेरिडियन लाइन से गुजरते हैं, 5 कंट्री है। नहीं, नॉट कॉन्गो, कॉन्गो इक्वेटर पे बैठा हुआ है। अल्जीरिया, नॉट, या अल्जीरिया, इट वाज अल्जीरिया, टोगो, घाना, माली, बुर्किना फासो। तो ये 5 रिवर, 5 टोटल अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं इस वाले प्राइम मेरिडियन लाइन के ऊपर। ये अफ्रीका को मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन के ऊपर ये नीचे तक बैठे हुए हैं 5 कंट्री, 5 इसके, 3 इसके, टोटल 8 कंट्री। अब आपकी पीएम लाइन तो कवर हो गई है। अब मैं एक एक करके उसके बाद आपको मैं दोबारा बताता हूँ उसके लाइन के बारे में, जो इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर। और दूसरी बात, मैं आपको टाइम जोन भी बताऊंगा यहाँ के, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्योंकि आज काफी कुछ मैंने पढ़ाना है। पूरी दुनिया के सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, बे, गल्फ, बाइट, स्ट्रीट, एस्थमस, डेजर्ट्स, लेक्स, पासेस, डिस्ट्रीब्यूटरीज, वो आज हमने क्लास में पढ़ने हैं। उम्मीद है कि आज कवर कर लेंगे, अगर ना किया तो फिर हम कल तो लाजमी हमने कवर कर ही लेंगे इंशाल्लाह। कल का मतलब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। उसके बाद ये अब आता है इक्वेटर। इक्वेटर बेसिकली आपकी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ को 2 हिस्से में डिवाइड करती है। जो अर्थ का डायमीटर है वो भी मैं आपको बताता हूँ, डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है हमारी अर्थ का। रेडियस, ये पूरी की पूरी, लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, तो सर्कल का जो हाफ होता है इसको हम रेडियस बोलते हैं। अगर इसको लाइन को कंप्लीट कर दें तो ये 2 रेडियस बन जाएंगे और एक डायमीटर बन जाएगा। ये डाया है, ये अर्थ का सरकमफेरेंस कहलाता है।
जो आर्क लेंथ है इट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ठीक है जी। और ये जो डाया है अर्थ का, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। लेकिन इक्वेटर पे कितने कंट्रीज बैठे हुए हैं? 13 कंट्रीज बैठे हुए हैं। ये भी आपसे पेपर में पूछता होता है। वो 13 कौन कौन से हैं? अफ्रीकन कंट्रीज कौन से हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर बैठे हुए हैं, और कितने हैं? टोटल 7 अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर बैठे हुए हैं। 7 कौन कौन से हैं? आपने ना इसको जहन में रख लेना है। 7 अफ्रीकन कंट्रीज कौन कौन से हैं टोटल जो इक्वेटर पे बैठे हुए हैं? GCCUKSS, GCCUKSS। अब GCCU से क्या मुराद है? जी से गैबोन, सी से कॉन्गो, सी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये दो अलग अलग मुल्क हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यू से युगांडा, के से कीनिया, एस से सोमालिया, और एस से बनते हैं साउथ टोन प्रिंसिपी। साउथ टोन प्रिंसिपी। यहां तक समझ लग गई आपको कि कौन कौन से कंट्रीज हैं? 7। GCCUKSS। मैं दोबारा क्लोज कर रहा हूँ। GCCUKSS मतलब गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यू से युगांडा, के से कीनिया, एस से आपका सोमालिया, और एस से साउथ टोन प्रिंसिपी। 7 तो ये हो गया। मैंने टोटल 13 बताए थे आपको। अब 13 बाकी कौन से हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ये तो हो गया आपके अफ्रीका की कंट्रीज के। अफ्रीका की कंट्रीज कितने हैं जो कि इससे गुजरते हैं, इक्वेटर से? अब आपने देखना है कि एशिया के कितने कंट्रीज हैं। एशिया के टोटल कितने कंट्रीज हैं जी? 2। कौन कौन से? एक तो आपका मालदीव्स, नंबर 1। नंबर 2 इंडोनेशिया। ठीक है जी। बल्कि 7 और 2 9, और 3 उसके, 3 12 और 1 14। एक इंडोनेशिया है और दूसरा कौन सा है जी? सॉरी, एक आपका इंडोनेशिया और आपका दूसरा मालदीव्स। तो ये 2 कंट्रीज हैं जो कि गुजरते हैं आपके इस वाली इक्वेटर वाली लाइन से। टोटल 13 कंट्रीज हैं। अफ्रीका के सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो यहाँ से निकलते होते हैं इक्वेटर पे। यहाँ पे समझ लग गई है यहाँ तक? क्लियर है? ओके। अच्छा, इंडोनेशिया हो गया और उसके बाद मालदीव्स हो गया। नंबर 3 पे आपका आ जाता है जी, जो तीसरा कॉन्टिनेंट है वो है जी आपका, ये देखें, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे। इसका एक ही कंट्री है, दैट इज कैरीबाटी। कैरीबाटी। ठीक है जी। ये दो, ये कैरीबाटी, ये ऑस्ट्रेलिया का एक जो है वो क्या कहते हैं कंट्री है। और ये भी इसी इसी लाइन से गुजरता है, इक्वेटर वाली लाइन से गुजरता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और दो, ये तो हमारे हो गए तकरीबन 7 और 2 9 और 1 10। उसके बाद 3 कंट्रीज रह गए हैं। वो जो 3 कंट्रीज हैं वो आप ये देख रहे होंगे, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका। ठीक है जी। और साउथ अमेरिका भी इक्वेटर के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसके 3 कंट्रीज हैं, इक्वाडोर, ब्राजील एंड कोलंबिया। इक्वाडोर, ब्राजील एंड कोलंबिया। ठीक है जी। ये 3 कंट्रीज हैं जो कि गुजर रहे हैं यहाँ से। पूरी दुनिया में 193 कंट्रीज हैं अब। ठीक है, अब 193 कंट्रीज हैं। 13 कंट्रीज इस इक्वेटर वाली लाइन पे बैठे हुए हैं। इक्वेटर वाली लाइन से अभी मैं आपको टाइम जोन बताता हूँ। इक्वाडोर, ब्राजील एंड कोलंबिया ये तीनों साउथ अमेरिका में आते हैं, नॉर्थ में नहीं आते। ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया, हमारी अर्थ के टाइम जोन द्वारा। ठीक है, अभी मैं आपको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अर्थ के बारे में। टाइम जोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव मूव करते हैं।
लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है, ठीक है जी। है तो इलिप्टिकली, मैंने सब इलिप्टिकल बनाने की कोशिश की है, लेकिन जैसी बनती है आप लोग बस उसको गोल ना बनाइएगा प्लीज। ये हल्की सी इलिप्टिकल है, ठीक है, अंडे की तरह है, एग की तरह है। अब हम आते हैं इसके थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की तरफ और इन चीज़ों की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया 24 टाइम जोन्स होते हैं। 24 टाइम जोन्स के अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारी अर्थ है, ये वाली हमारी जीरो लाइन है या इक्वेटर है आपका, ई भी कह सकते हैं इसको, जीरो लाइन इसको बोलते होते हैं। ये वाली जो लाइन है ये आपकी प्राइम मेरिडियन कहलाती है, ठीक है। ये वाली आपकी लाइन पीएम लाइन कहलाती है, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन लाइन। अगेन नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, नॉर्थ के नीचे साउथ होता है, और ये आपका वेस्ट हो गया डायरेक्शन, और ये आपकी लाइन इक्वेटर हो गई। ये जो वाली लाइन है 0 से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये वाली लाइन क्या कहलाती है? अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर हम 0 से नीचे की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर हम 0 से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आएंगे, दिस विल बी कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दो हो गए हमारे। एक ये पेपर में पूछता होता है कि 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ कौन सा है, 0 से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ कौन सा है। 23.5 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ तक, और 23 डिग्री से यहाँ से लेकर ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ तक, इस वाले को क्या बोलेंगे और इस दोनों एरियाज को क्या बोलेंगे? ये आपका कहलाता है जी आपका हॉट टेम्परेट जोन, हॉट टेम्परेट जोन, या आप इसको कह लें वार्म टेम्परेट जोन भी इसको कहा जाता है, वार्म टेम्परेट जोन। हॉट भी बोलते हैं, वार्म भी कहते हैं, वार्म टेम्परेट जोन। थोड़ा बहुत वार्म होता है, लेकिन ये वाले जो है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तो बहुत गर्म है। मतलब ये इतने ज्यादा गर्म है क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जितने भी कंट्री मेजॉरिटी होता है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है जी। और ये एक आपका वार्म टेम्परेट जोन, यहाँ पे भी वार्म टेम्परेट जोन। अब पाकिस्तान की जो नॉर्थ साउथ की जो पोजीशन है हमारी, आप एक बात याद रखिएगा, 24 डिग्री से 37 डिग्री तक नॉर्थ में हमारी है आपकी लैटिट्यूड, हमारा लैटिट्यूड है। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है दैट इज 62 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा लॉन्गिट्यूड है पाकिस्तान का। इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की समझ आ जाए, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। तो 24 से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है हमारा, और 62 से 75 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है। अच्छा उसके बाद ये वाला जो जोन कहलाता है ना, 45 डिग्री से 66 डिग्री तक का ये वाला जो जोन है, 45 डिग्री टू 66 डिग्री सेंटीग्रेड, 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला साउथ की तरफ। और ये भी, ये यहाँ पे भी एक लाइन लगाएं, इसको 66 की लाइन बनाएं आप, 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ। ये वाली कहलाती है कूल टेम्परेट जोन। यहाँ पे थोड़े थोड़े जो कंट्रीज बैठे होंगे, पाकिस्तान जो है ना ये आपका वार्म टेम्परेट जोन में बैठा हुआ है, 23 से 37, 24 से 37 है। तो इसका मतलब ये वाला जो वार्म टेम्परेट जोन है ना, पाकिस्तान यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इस वाले पोर्शन में। उस वाले पोर्शन में नहीं है, इधर नहीं है। आपका पाकिस्तान ईस्टर्न साइड पे है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे है। ये वाली आपकी नॉर्थ और ये वाली ईस्ट, तो ये वाली साइड बनती है नॉर्थ ईस्ट, ये वाली साइड बनेगी क्या, नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान होगी। सेम यही चीज साउथ वेस्ट होगी, ठीक है। जब आप मैप पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, ये वाली साउथ वेस्ट कहलाएगी और ये वाली आपकी साउथ ईस्ट कहलाएगी, क्योंकि ये ईस्ट और साउथ के दरमियान में। ये वाला भी कूल टेम्परेट जोन ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, थोड़ी नहीं ज्यादा ठंड होती है, कूल टेम्परेट जोन। उसके बाद ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है 66.5 डिग्री से ये 90 डिग्री तक, और ये भी 90 डिग्री तक, ये वाला जो पूरे का पूरा पोर्शन है और ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन।
बहुत ठंड होती है यहाँ पे। फ्रिजिड जोन, ठीक है, यहाँ पे भी फ्रिजिड जोन। ये सारा आपका नीचे अंटार्कटिका बैठा हुआ है और ऊपर आपका ये जो है इससे आप ऊपर चले जाए, रशिया से ऊपर देखें बहुत ज्यादा ठंड ही ठंड होती है, रशिया में बहुत ठंड होती है। तो ये आर्कटिक सर्कल भी यही चीज है, ये यहाँ से निकल रहा होता है बेसिकली। आर्कटिक सर्कल जहाँ से पास हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। वो बेसिकली फ्रिजिड जोन में से निकल रहा होता है। तो एक तो ये आपको टाइम जोन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, एक ये लाजमी बात है, आपको ये पता होना चाहिए टाइम जोन का। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको मजीद बताता हूँ उनकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, अर्थ के। लेट्स सपोज ये अब आपकी अर्थ है, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेटर, और ये वाली जो है आपकी पीएम लाइन, और ये वाली आपकी इक्वेटर हो गई। अब ये वाली जो लाइंस होती है ना, मैप पे देखते होंगे ग्लोब के ऊपर यूं लगी होती है लाइंस, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूड। सेम यहाँ पे भी, ठीक है जी, ये तो हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। उसके बाद आपने लैटिट्यूड बनाना है, वो क्या है? लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइन होती है उनको लैटिट्यूड बोलते होते हैं, ये वाली लाइंस नीचे की तरफ जो वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होती है उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। अच्छा, ये आपका ग्लोब बन गया, ठीक है जी, जो आपका ग्लोब होता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपको बाज़-औक़ात आपने लोकेशन लेनी होती है, किसी किसी की याद लेनी होती है, या आपको वैसे आपको लोकेशन का अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे बैठी हुई है, तो आपको सिर्फ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पता होना चाहिए। जो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पता होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये वाली जो लेटी हुई लाइन है इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, लेटी हुई ये वाली, ये लंबी वाली, ये वाली आपकी वेस्टर्न साइड है, ये वाली आपकी ईस्टर्न साइड है, ये वाली नॉर्दर्न साइड है, और ये वाली सदर्न साइड, साउथ नॉर्थ अर्थ की, ठीक है। अच्छा, ये आपकी पीएम लाइन हो गई, ये आपकी इक्वेटर हो गया। अब हम मजीद थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो आपकी लॉन्गिट्यूड होती है ये आपको बताता है डिस्टेंस। लॉन्गिट्यूड आपको क्या बताता है? सॉरी, लॉन्गिट्यूड आपको बताता है टाइम, और ये जो लैटिट्यूड है ये आपको बताता है डिस्टेंस। लैटिट्यूड आपको डिस्टेंस बताता है, लॉन्गिट्यूड आपको टाइम बताता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, जब आपका लॉन्गिट्यूड भी और लैटिट्यूड भी मिल जाता है, फिर आपको लोकेशन बताते हैं। यानी कि लॉन्गिट्यूड आपको बताएगा टाइम, ठीक है। ये जो अब मैं टाइम वो उसकी बात कर रहा हूँ कि टाइम पाकिस्तान अमेरिका के टाइम से 10 घंटे आगे है, ठीक है जी। इसी तरीके से जो यूके है, यूके का टाइम पाकिस्तान का टाइम अब तकरीबन 7-8 बज रहे हैं, तो यहाँ पे वहाँ पे तकरीबन होगा कोई तकरीबन 3-1 बजे का टाइम होगा, ठीक है जी, यूके के अंदर। तो इसी तरह से जो आपका लॉन्गिट्यूड है हो गया। अब उसके बाद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ये आपको बताता है डिस्टेंस। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये आपको बताते हैं, जब ये दोनों मिल जाए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो ये आपको लोकेशन बताते होते हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बताते हैं लोकेशन, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस आ जाए। अब आपको पता है ये वाली जो लाइन है ये वाली जीरो लाइन कहलाती है, और ये वाली लाइन भी जीरो लाइन कहलाती है। जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स की लाइन होती है ना, लॉन्गिट्यूड्स की ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये वाली जो सेंटर वाली लाइन है, इस इसके इस तरफ लॉन्गिट्यूड की लाइन होती है 180, 180, ठीक है। 180 लाइन लॉन्गिट्यूड की इस तरफ हो गई, और 180 डिग्री एक इस तरफ हो गई। जिस तरह सर्कल होता है आपका 360 डिग्री का, इसी तरह लॉन्गिट्यूड की जो टोटल लाइंस हैं वो 360 होती हैं। 180 इधर है इस लाइन से, इस लाइन से 180 इधर है, और 180 इधर है, 360 हो गई। लेकिन जो लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड यहाँ से इधर तक का जो है टोटल लाइंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल लाइंस है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लाइन जो लेटी होती हैं 90 ऊपर होती हैं ना लैटिट्यूड की और 90 नीचे होती हैं, तो टोटल 180 लाइंस बन जाती हैं। टोटल लाइंस 180 बन जाती हैं उनकी। ये बात आपने माइंड में रखनी है। लैटिट्यूड की टोटल लाइंस 90 इधर से लेकर इधर तक, 0 से इधर तक का 90, 0 से इधर तक का 90 जो भी हम थोड़ी देर पहले करके गए थे, 0 से 23.5 और 0 से 23.5 से 45 और 66 और 90। अब मैं आपको थोड़ी सी पाकिस्तान की लोकेशन के ऊपर आ जाए, दूसरा के पाकिस्तान का जो टाइम है वो कैसे आ गया। ठीक है जी। अच्छा, तो इक्वेटर तो जीरो लाइन है ना, एक मेजरमेंट है, जीरो लाइन है, वहां से आपने आगे पीछे की तरफ काउंट करने के लाइंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीएम लाइन पाकिस्तान का जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, आपको कोई पोजीशन बताए पाकिस्तान की कि कहाँ पे बैठा हुआ है, आप क्या बताएंगे कहाँ पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान की पोजीशन है 24 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ये भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। और जो हमारा लैटिट्यूड है, सॉरी ये हमारा हो गया लैटिट्यूड, LAT लैट, और लॉन्गिट्यूड कौन सा है हमारा 62 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ में है, और 75 डिग्री तक, ये भी नॉर्थ ईस्ट में इसको कह सकते हैं, ये भी नॉर्थ ईस्ट में इसको कह सकते हैं। अब आपको ये पता है कि ये वाली लाइन जीरो वाली लाइन है, यहाँ से ये पहली लाइन निकली इसकी लॉन्गिट्यूड की, ये दूसरी निकली, तीसरी, करते 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 लेट्स सपोज ये वाली जो लाइन है, ये वाली, लेट्स सपोज ये वाली आपकी लाइन है, आपकी जी 60 सेकंड लाइन है, 60 सेकंड लाइन है। थोड़ा क्लोज क्लोज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाली आपकी जो लाइन है, क्योंकि मैं यहाँ पे 60 लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकता, आपको मैप के ऊपर ड्रॉ हुई होंगी यहाँ पे, तो इतनी छोटी छोटी लाइंस से नजर ही कुछ नहीं आना। लेट्स सपोज कि ये आपकी 60 सेकंड लाइन है, टोटल लाइन 180 है यहाँ पे, 60 सेकंड लाइन ये वाली है, और जो ये वाली लाइन जा रही है ना, लेट्स सपोज आपकी ये वाली जो लाइन है, ये वाली, लेट्स सपोज कि ये वाली जो लाइन है, ये 75th लाइन है, ये 75th लाइन है। तो पाकिस्तान 62 लाइन से 75th लाइन बैठा हुआ है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि इस लाइन में इधर बैठा है, 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 कहाँ बैठा हुआ है। यानी कि इन दो लाइंस के दरमियान में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है पाकिस्तान, एक 62 लाइन, एक 75 लाइन। ये हमारा जो है वो लॉन्गिट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों लाइंस लॉन्गिट्यूड को शो कराती हैं। खाली आप बीच में बीच वाली लाइन को बोले आप थोड़ा सा थोड़ी सी देर के लिए इसको रेज कर दें, ये आपकी 63 लाइन बनेगी, 64, 65, 67, इस तरह करते करते यहाँ पे आपकी 74 और ये 75 लाइन बन जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी लाइन बनेगी। अब हमें नहीं पता पाकिस्तान इधर बैठा है, इधर बैठा है, इधर बैठा है, इधर बैठा है, कहाँ बैठा हुआ है। हमें ये पता है कि जी नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन नॉर्थ और ये वाला ईस्ट है इसी सर्कल में, ये वाला जो है L शेप है, इधर ही पाकिस्तान कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इस वाले पोर्शन में कहाँ पे है, तो भी पता चल गया जी 62 से 75 तक है। अभी उसकी हमें प्रॉपर लोकेशन ही डिटरमिन हो सकी, क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज का पता है, हमें हमें लैटिट्यूड का नहीं पता। तो लैटिट्यूड जो है हमारा वो कितना है, लैटिट्यूड है हमारा जी 24 डिग्री से 37 डिग्री तक। अब लेट्स सपोज कि ये वाली जो लाइन है 90 लाइंस ऊपर होती है, 90 नीचे होती है लैटिट्यूड की, टोटल 180 लाइंस होती हैं। लेट्स सपोज ये वाली आपकी जीरो लाइन है लैटिट्यूड की, ये वाली 1 2 3 4 5 करते 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 लेट्स सपोज ये वाली जो आपकी लाइन है, ये वाली जो आपकी लाइन है, लेट्स सपोज एक नई लगा देते हैं, ये इधर लगा दें आप, लेट्स सपोज ये 24th लाइन है आप, जो कि आपने ऊपर करते 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 यहाँ तक 90 लाइनों तक जाना है, ये आपकी 90th लाइन है। तो ये 24th लाइन है, और इस लाइन को काउंट कर लें 25 26 27 28 करते 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 लेट्स सपोज ये वाली 37 लाइन है। लेट्स सपोज ये वाली लाइन कौन सी है, 37 लाइन है, जो ये जा रही है। ठीक है जी। ये इसी तरह नीचे भी यहाँ पे एक लाइन होगी 24 और 37, हमने ये देखना है कि वो कौन सी वाली लाइन है, कौन सी वाली पोजीशन है। 37 तो है लेकिन नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब कि ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ का, इधर ईस्ट का, तो मतलब कि ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये दो लाइन आपने लगा दी, ये 24 वाली लाइन नीचे जा रही है यहाँ से, और ये 27,
37। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इन दो लाइंस के दरमियान में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, चाहे वो इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, या इधर है, इधर है। अब हमें इन दो लाइंस के दरमियान तो पता है भाई पाकिस्तान ये वाली जो दो लाइन है इनके दरमियान में बैठा हुआ है, लेकिन हमें ये भी पता है कि अच्छा लॉन्गिट्यूड की कौन सी लाइन है, 62 से स्टार्ट हो रहा है 75 तक बैठा हुआ है पाकिस्तान। इसका मतलब ये वाला जो बॉक्स है पाकिस्तान कहीं ना कहीं इधर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे इस जगह पे पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, यानी कि ये अगर मैं पाकिस्तान का मैप बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे पाकिस्तान आपका कहीं ना कहीं बैठा हुआ है इस वाले बॉक्स में। सिर्फ आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पोजीशन का पता हो। दूसरी बात मैंने आपको एक और बात बताई थी कि पाकिस्तान का जो टाइम है अभी भी चेक कर सकते हैं आप घड़ी पे जाके, यूके जो है हमारा यूके से तकरीबन 5 घंटे आगे होएगा पाकिस्तान का टाइम। क्यों होता है, इस वाले पॉइंट से जो ग्रीनविच मीन टाइम था। एक और बात, जो आपका लॉन्गिट्यूड है ना वो आपको बताता है टाइम। टाइम लॉन्गिट्यूड की एक लाइन से दूसरी लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट का होता है। लॉन्गिट्यूड की एक लाइन से दूसरी लाइन तक का टोटल डिस्टेंस कितना होता है? लॉन्गिट्यूड की एक लाइन से दूसरी लाइन तक का डिस्टेंस कितने मिनट्स का होता है? जल्दी बताए ना, मुझे टाइप करके बताए। हाँ जी, 4 मिनट्स का होता है। अब कैसे होता है, यानी कि अगर आपने इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक का ट्रेवल करना हो लॉन्गिट्यूड की एक लाइन से दूसरी लाइन तक, तो आपको 4 मिनट लगेंगे कम से कम। ठीक है, अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो वो 4 किलोमीटर का मतलब ये होता है, 4 मिनट का मतलब ये होता है कि ये 360 है ना, 360 है टोटल लॉन्गिट्यूड की लाइन, इनको 4 से करें हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना बनेगा, 1440 बनेगा। 1440। अब इसके आवर्स बनाए तो कितने बनेंगे, 1440 को करें जरा आवर्स बनाए इसके, ये तो मिनट्स हैं आपके पास, डिवाइड करें 60 के ऊपर तो 24 आवर्स बनते हैं। एग्जैक्ट आपकी 24 मिनट्स 24 आवर्स बनते हैं आपके। ठीक है, यानी कि एक दिन और रात में 24 घंटे ही होते हैं ना, 25 तो नहीं ना होते। लिहाजा यहाँ से हमें पता चलता है कि वो एक 4 सेकंड को 4 मिनट को बताती है। अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाए। ये तो आपको लॉन्गिट्यूड का मैंने बताया कि एक लाइन से दूसरी तक 4 मिनट इसको लगेंगे, फिर अगली से दूसरी पे जाने पे 4 मिनट आपको लगते जाएंगे, टाइम आपका बढ़ता जाएगा। इधर से इस तरफ जाएंगे बढ़ता जाएगा, इधर से इस तरफ जाएंगे तो ये घटता जाएगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे कम होता जाएगा, और अगर हम वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा। खैर आगे चलते हैं हम। उसके बाद दूसरा मैं आपको बता रहा था कि ये तो आपका 360 का 4 मिनट का पता चल गया। जो आपका लैटिट्यूड है ना वो डिस्टेंस कितना बताता है। लैटिट्यूड की चूंकि टोटल 90 लाइंस होती हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर बनता है। 111.2 किलोमीटर, वो आपको एग्जैक्ट 111.2 किलोमीटर लैटिट्यूड की एक लाइन से दूसरी लाइन तक का डिस्टेंस होता है। यानी कि अगर हम लैटिट्यूड की टोटल लाइंस को काउंट कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये है दुनिया को इधर से इधर तक पहुंचने में, यानी कि अगर नॉर्थ से साउथ पोल तक पहुंचने में 111.2 मल्टीप्लाई बाय 190 उसकी टोटल लाइन है, 21,128 किलोमीटर आपका टोटल बनता है। 21,128 किलोमीटर के बाद दुनिया फिर दोबारा गोल हो जाएगी आप, यानी कि इतना ही डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो आप टोटल के इनके लैटिट्यूड्स काउंट करेंगे और एक लैटिट्यूड का डिस्टेंस 111.2 किलोमीटर का होता है, उससे उसको मल्टीप्लाई करवा दें आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप ठहरे, मैं आपको पाकिस्तान और यूके का कंपैरिजन करके बता रहा था। ये पाकिस्तान का और ये यूके का है, 4 मिनट का फर्क होता है। ये वाली आपकी जीरो लाइन कराती है ना, ये वाली जो थी, यहाँ पे हमने जी ये वाली मोटी सी लाइन लगाई हुई है, ये जीरो लाइन है। अब ये पाकिस्तान 75th लाइन पे बैठा हुआ और ये 62 पे, आखिर तक हमने जाना 75th लाइन तक। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो जीरो से लेकर 1 2 3 से 75th लाइन पे बैठा हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि 75th को मल्टीप्लाई करा देंगे 4 के साथ, कितना बन जाएगा, यानी कि पाकिस्तान 75th लाइन पे बैठा हुआ है एंड पॉइंट पे। यानी कि अगर आप गवादर से लेकर कराची की तरफ जाते हैं तो जिस तरह आप रोजे अफ्तारी करते हैं तो आपका थोड़ा अजान का फर्क होता है, कब कहीं पहले हो जाती है कहीं बाद में हो जाती है। जहां बाद में होती है इसका मतलब यह है कि वहां पे टाइम का जब भी फर्क आ जाता है इतना ज्यादा। 62 से 75 तक है ना, और दूसरा 24 से 37 तक भी है, तो अच्छा खासा डिस्टेंस भी है ये वाला। और दूसरा 62 से 75 लाइन तक का डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए, ये टाइम का जो है। 75 लाइन पे बैठा हुआ है,
और एक लॉन्गिट्यूड की लाइन 4 मिनट का फासला बताती है। 75 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 300। 300 मिनट्स का फर्क होता है जी आपका। 300 मिनट्स का हमारे यूके से फर्क है। अगर आप 300 मिनट्स को डिवाइड करेंगे 60 के ऊपर घंटों में कन्वर्ट करने के लिए तो 5 आवर्स आपको बनेंगे। जब भी आपका GMT +5 लिखा होता है, जब आप घड़ी को सेट करते हैं GMT +5 लिखा आता है, ये +5 ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे आता है कि पाकिस्तान 75th लाइन में बैठा हुआ है, लॉन्गिट्यूड की एक लाइन से दूसरी तक का 4 मिनट का फासला होता है। 75th लाइन आखिर वाली लाइन से हम इधर तक का टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो समझ लग गई है इस बात की? अब आगे चलें, काफी कुछ हमने बहुत ज्यादा पढ़ना है आज हमने। ये बड़ी छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बता दी है, बहुत छोटी सी चीज है। हाँ जी, क्लियर हो गया बॉयज और हमारी फीमेल्स? बच्चों हो गया क्लियर? चलो शुक्र है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, मैं थोड़ा सा ना अब डिटेल में करवाता हूँ आपको। ये ज्योग्राफी की ना बड़ी बेसिक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि चलो अर्थ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दूसरा, अर्थ के बारे में आपको लेयर्स का भी बताता हूँ, अर्थ की लेयर्स और ये सारा कुछ बताता होता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मजीद ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे हम। अर्थ के डाया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अर्थ का हमारा डायमीटर कितना है टोटल? ये टोटल, लेट्स सपोज ये अगर आपकी अर्थ है, ठीक है ना, ये अगर आपकी अर्थ है तो इसका जो टोटल डाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो 12,742 किलोमीटर है। 12,742 किलोमीटर है हमारी टोटल अर्थ का डायमीटर जो है। उसके बाद अगर हम रेडियस को की बात करें तो वो तकरीबन बन जाएगा 6,000, 12,000। इन्हीं को 2 पे डिवाइड कर लेना, इसी को 2 पे डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 6,350। एक हो गया और 42 का आधा कर लें 21, यानी कि 71। 6,371 आपका इसका 71 किलोमीटर जो है वो आपका रेडियस बनेगा इसका। ये आपका डायमीटर है हमारी अर्थ का। मैं आपको अर्थ से शुरू करवा रहा हूँ ज्योग्राफी, ठीक है, बड़ी बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ। उसके बाद सरफेस एरिया हमारा बनता है तकरीबन 510 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का, 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का, जो हमारी अर्थ का टोटल सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया, बाकी तो आपको पता है कि अर्थ पे हमारी 71% हमारा पानी है, वाटर है, और 29% जो है हमारी वो लैंड एरिया है, जो कि हमारी खुश्की है हमारी अर्थ के ऊपर। टोटल जो लैंड एरिया है वो तकरीबन 149 मिलियन किलोमीटर जाके बनता है, किलोमीटर स्क्वायर। 149 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो टोटल हमारा लैंड एरिया है। बाकी सारे का सारा जो है वो कवर्ड एरिया। 510 में से 150 निकाल लें, पीछे बचते ही क्या है, यानी कि अर्थ का तकरीबन 1/3 जो है वो सिर्फ लैंड एरिया है, बाकी जो है वो उसका आपका पानी पानी है। उसके बाद डिस्टेंस हमारी अर्थ का जो सन से है वो तकरीबन 149 149 1.49 मिलियन किलोमीटर का है। यानी कि हमारी अर्थ का सूरज के साथ जो डिस्टेंस है 149.59 मिलियन किलोमीटर का है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है हमारी अर्थ का सूरज के साथ। ये नासा की वेबसाइट से जाके आप देख सकते हैं, आपको ये सारा डाटा वहां से मिल जाएगा। इस तरह का आपको वैसे भी याद होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा मून है, मून का और हमारी जो अर्थ है, बेसिकली हमारी अर्थ का एक ही मून है, उसका नाम लूना है। और अगर हम अर्थ से बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर जो है ये हमारे मून का हमारी जमीन से डिस्टेंस है। मून का हमारी जमीन से टोटल डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर स्क्वायर है। ये लॉन्गिट्यूड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं। और मैंने आपको लैटिट्यूड का भी आपको बता दिया कि लैटिट्यूड जो है वो साउथ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही होती हैं, जो यूं वाली लंबी वाली लेन्स होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते होते हैं। इक्वेटर का मैंने आपको बता दिया हुआ है, 0 डिग्री बोला जाता है उसको। ये अर्थ का जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को, उसके बीच में पार्ट आता है। इंटरनेशनल डेट लाइन भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो डेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है, और उसको 1884 में लिया गया था पहली दफा, प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि यूके में ग्रीनविच मीन टाइम है वहां से लिया गया था। ये भी आपको मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब हम थोड़ा सा कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाएंगे और उसके बाद मजीद मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा।
क्योंकि हमने काफी कुछ पढ़ना है, लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, ओशियन, सीज, बे, गल्फ, पाइप, जितना मर्जी। आइलैंड से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आइलैंड सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है जी, उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे। यार जो कंट्री सबसे बड़ा होगा उसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन्स होंगे, ये बात आप माइंड में रख लो। ठीक है, सबसे बड़ा कंट्री दुनिया में एरिया वाइज कौन सा है? रशिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा है। तो अल्टीमेटली आपको रशिया ही है ना। ठीक है, रशिया के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर भी लगते हैं कंट्रीज के। उसके बाद चाइना के बाद का बात पता है। चलो, ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं। अफ्रीका जो है हमारा सबसे बड़ा एशिया, बल्कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा कंट्रीज आ जाते हैं, 54 कंट्रीज हैं। वो इसीलिए उसको कहा जाता है सबसे ज्यादा कंट्रीज उसमें है। उसके बाद लेकिन एरिया वाइज जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है वो हमारा एशिया है। एशिया को मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। 29.6% ऑलमोस्ट जो एरिया है पूरी दुनिया का वो हमारा एशिया कवर करके बैठा हुआ है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एज वेल एज इट इज द मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द वर्ल्ड। हाईली मिलिटराइज जोन भी यहाँ पे है। 4-5 न्यूक्लियर पावर्स भी यहाँ पे मौजूद है एशिया में। 4 न्यूक्लियर पावर्स, पाकिस्तान, चाइना, उसके बाद रशिया है, 3 है। 3 बड़ी पावर्स हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ही पाई जाती हैं। उसके बाद नॉर्थ कोरिया को भी काउंट कर लें, वो भी एशिया के अंदर ही आता है, उसके अंदर भी उसके पास भी पावर है। ठीक है, तो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, और आपका कह लें रशिया भी है। ठीक है, वो भी चूंकि एशिया में आता है, कुछ उसका थोड़ा सा पोर्शन यूरोप में आता है। तो 5 बड़ी पावर्स तो इधर ही बैठी हुई है ना, कोरिया न्यूक्लियर पावर्स। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है साइज के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से। जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो अंटार्कटिका है, उसके लिए तो उसको काउंट ही नहीं करते, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन में 2-3 हजार बंदा वहाँ पे बड़ी मुश्किल से है, क्योंकि वहाँ पे वो जाते हैं रिसर्च करना। इतनी ज्यादा ठंड है, उनका वहाँ पे सर्वाइवल ही नहीं पॉसिबल। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो एशिया है उसमें 49 कंट्रीज आ जाते हैं, और जो हमारा दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, पहले नंबर पे अफ्रीका 54 कंट्रीज, दूसरे पे एशिया आ जाता है, तीसरे पे आपका यूरोप आ जाता है। ये भी यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्री पाए जाते हैं। यूरोप में कोई डेजर्ट शेजर्ट कोई नहीं है यूरोप में, ये भी आप याद रखें। ठीक है, ठीक है जी, और यूरोप में तकरीबन 44 कंट्रीज आ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 23 कंट्रीज आ जाते हैं। अब अमेरिका की 50 रियासतें मिला के, और टोटल नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज आ जाते हैं, अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो। अंटार्कटिका में कोई कंट्रीज नहीं है, बिल्कुल भी कोई कंट्री नहीं है अंटार्कटिका के अंदर। साउथ अमेरिका में 16 है, और ओशियाना में 14 मुल्क हैं टोटल। तो यूं ये साउथ अमेरिका में 14 मुल्क हैं, 14। ओशियाना जो है, नहीं, साउथ अमेरिका में 16 है, और ओशियाना जो है आपका, जहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, वहाँ पे टोटल 14 कंट्रीज पाए जाते हैं। ये मैं आपको सारे करके एक एक करके लिखवाऊंगा अभी। लेकिन जो यूरोप है ना, वो उसके पास सबसे ज्यादा लैंड लॉक कंट्रीज हैं। सबसे ज्यादा जो कंट्रीज हैं लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लें। लैंड लॉक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जिस कंट्रीज के बॉर्डर को कोई पानी टच ना करता हो, मैरी टाइम वाटर कोई ना उसको टच करता हो, यानी कि समंदर का पानी कोई ना टच करता हो, उसको लैंड लॉक वो कंट्री बोला जाता है। डबल लैंड लॉक कंट्री वो कहलाता है जिसके जिसके साथ जो कंट्रीज में बॉर्डर में लग रहे हैं उनको भी वाटर नहीं लगता, उनको भी कोई पानी शानी नहीं लगता, वो उसके लिए डबल लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ठीक है जी, लेक्सटेंटाइन यूरोप के अंदर एक बड़ा कंट्री, एक कंट्री है लेक्सटेंटाइन। लेक्सटेंटाइन जो कि डबल लैंड लॉक कंट्री है, और वो यूरोप के अंदर है। ये थोड़ी सी आपको फैक्ट्स बता के मैंने आगे की तरफ जाना है, बहुत डिटेल में हमने चीज़ों को कवर करना है। आप ये देख लें, तो सिर्फ आपको हल्का सा एक ओवरसाइट दे रहा हूँ फिलहाल अर्थ के बारे में और इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक अभी स्टार्ट होना है, जो बड़े मजे का टॉपिक है, और ज्योग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आप लोगों ने मिस नहीं करने, अगले लेक्चर्स लेंगे ज्योग्राफी के। उसके बाद आपको मैं बता रहा था कि लेक्सटेंटाइन यूरोप के अंदर डबल लैंडलॉक कंट्री है, ये पूछता होता है पेपर में। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, ये भी आपसे पूछता होता है, एंड दैट इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक डबल लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान, ये हमारे सेंट्रल एशिया में पाया जाता है आपको। ठीक है, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है हमारे, ये भी डबल लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद यूरोप में सबसे लोवेस्ट बर्थ रेट है, सबसे लोवेस्ट बर्थ रेट यूरोप में। और सबसे ज्यादा जो जुबानें बोली जाती है ना, वो अफ्रीका के अंदर बोली जाती है। सबसे ज्यादा जुबानें अफ्रीका के अंदर बोली जाती है।
ठीक है जी। अंटार्कटिका के अंदर सबसे ज्यादा आपके वोल्केनोस पाए जाते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है वोल्केनोस की। वोल्केनो का मैंने आपको बताया था, जो जो मोल्टन रॉक्स होती हैं वो बेसिकली ऊपर आती हैं जमीन के। अगर जमीन के नीचे रहे तो उनको मैग्मा बोला जाता है, जमीन के ऊपर फाड़ के आ जाए तो उनको लावा बोलते होते हैं। ठीक है जी। तो अंटार्कटिका के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं आपके, क्या कहते हैं, ये जो आपके लावा शावा है वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपोज है। ऑस्ट्रेलिया वहां पे ऑस्ट्रेलिया में कोई ग्लेशियर नहीं है। देयर इज नो ग्लेशियर इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कोई ग्लेशियर नहीं है, ये भी आप बात याद रखें। जिस तरह यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, सेम इज द केस विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी कोई ग्लेशियर वगैरह कुछ नहीं है। अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट, और फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट और व्हाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अंटार्कटिका इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट, नंबर 1। नंबर 2, साइंटिस्ट कॉन्टिनेंट भी इसको बोला जाता है, या कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, जहाँ पे वहाँ पे लोग जाके अपनी ज्यादा रिसर्च वगैरह वहाँ पे बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि आइस कैप्स, आइसबर्ग्स, ये बहुत सारा चीजें वहाँ पे हैं। उसके बाद फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट भी इसको बोलते हैं, फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को, जिस तरह अफ्रीका है हमारा, अफ्रीका को क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। और अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल था इसको एक्सप्लोर करना, अफ्रीका को। बाकी जो यूरोपियन जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं, स्पेनिश, ब्रिटिशर्स, उसके बाद आपके पुर्तगीज, और उसके बाद आपके फ्रेंच, ठीक है जी, तो ये लोग डेजर्ट में, अफ्रीका के अंदर सारा डेजर्ट है तो वहां पे जाते साथ ही भाग जाते थे, तो इसलिए इसको उन्होंने डार्क कॉन्टिनेंट कहा, क्योंकि इसको एक्सप्लोर करना वाज वेरी टफ। ठीक है जी। अच्छा, और कजाकिस्तान लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, एंड उज्बेकिस्तान इज द डबल लैंडलॉक कंट्री। कजाकिस्तान लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है जी। लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज कजाकिस्तान, एंड द डबल लैंडलॉक जो कंट्री है, एक आपका दुनिया में दो है, एक आपका लेक्सटेंटाइन है, दूसरा आपका उज्बेकिस्तान है, जो डबल लैंडलॉक कंट्री है। लेक्सटेंटाइन यूरोप में है, उज्बेकिस्तान आपका सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रीक्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, तो लिहाजा इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये आपका इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं। उसके बाद एशिया जो है वो, उसको होम ऑफ मैन कहा जाता है, होम ऑफ मैन, बंदे का घर। ठीक है जी। और हमारे एशिया को ह्यूमन सिविलाइजेशन का भी कहा जाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ जितने मज़ाहिब हैं सारे के सारे एशिया से आपको मिलेंगे। सिविलाइजेशन का इर्तिका यहाँ से हुआ, बहुत कुछ हुआ एशिया में। तो एशिया को ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और साथ में होम ऑफ मैन भी कहा जाता है। ठीक है जी। और अंटार्कटिका के अंदर कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। अंटार्कटिका के अंदर कोई टाइम जोन पूरी दुनिया का कोई फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि ना वहाँ पे सूरज निकलता है, ना वहाँ पे पता चलता है, कुछ भी सीन नहीं है इस तरह का, दिन रात का कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना, अंटार्कटिका की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ठंड होती है वहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। जी, पहला ह्यूमन भी तो एशिया में उतारा गया था ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतारे गए थे, ठीक है। और हजरत जो अम्मा हवा थी उनको मैदान वफात में मिलाया गया था दोनों को। तो खैर आगे चलते हैं। उसके बाद जो एशिया है उसको क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन नहीं होता। साउथ अमेरिका को दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन भी वहां पे पाई जाती है। ठीक है जी। साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में एंडीज, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज एंडीज, वो भी वहां पे ही है। नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंजेस को रॉकीज बोला जाता है, और साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंजेस को एंडीज बोला जाता है। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, सीज और ओशंस के ऊपर चलते हैं। हम सबसे पहले ओशंस की तरफ जाएंगे, फिर हम सीज की तरफ जाएंगे। ये पैसा, पैसे का मतलब ये होता है, पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से आपका इंडियन ओशन, एस से आपका सदर्न ओशन,
सदर्न ओशन या फिर आपका ये जो आपका अंटार्कटिक ओशन है, क्योंकि वो साउथ में है लिहाजा इसको सदर्न ओशन कहा जाता है, अंटार्कटिक ओशन या सदर्न ओशन। सेम जो ए है हमारा वो दैट इज आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन जो हमारा ए है आर्कटिक ओशन। तो ये टोटल 5 ओशन है, ठीक है, 5 ओशन है। पैसा, पैसा आपने याद करना है। पैसा ये आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, पी से पैसिफिक नंबर 1 पे सबसे बड़ा, ए से अटलांटिक दूसरा बड़ा, आई से इंडियन तीसरा बड़ा, एस से सदर्न ओशन चौथा बड़ा, ए से आर्कटिक ओशन पांचवा बड़ा ओशन है। ठीक है जी, ये 5 बड़े ओशन हैं पैसा। इनके डीपेस्ट पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ और इनके बारे में एक एक करके आपको फैक्ट्स भी बताता जाता हूँ। ये जितने भी आपके ओशन हैं, चाहे वो आपका पैसिफिक है, आप एक बात याद रखें कि पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा डीपेस्ट ओशन है, लार्जेस्ट ओशन है। द डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में चोक पॉइंट्स भी इसमें ज्यादा है, और उसके बाद जो चोक पॉइंट्स इंडियन ओशन है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये दोनों आपके आपस में आके मिलते भी हैं, इसलिए इसको इंडो पैसिफिक ओशन भी कहते होते हैं। इंडियन ओशन भी और पैसिफिक दोनों का आपस में कन्फ्रेंस होता है, ये मिलते होते हैं। ठीक है जी, ये साउथ चाइना सी, ये आपका जनाब वाला आपका अरेबियन सी, उसके बाद आपका ये जो येलो सी है, उसके बाद जापान सी, ये सारे के सारे इसका पार्ट है। ठीक है, साउथ चाइना सी है, उसके बाद ईस्ट ईस्ट चाइना सी, ये सारे के सारे। इसके बाद पैसिफिक ओशन की जो मरियाना ट्रेंच है, डीपेस्ट पॉइंट है पूरी दुनिया का, मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन का, दैट इज कॉल्ड मरियाना ट्रेंच। ठीक है जी। अच्छा, चोक पॉइंट, किसी ने सवाल पूछा चोक पॉइंट क्या होता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चोक पॉइंट एक्चुअली ये होता है कि लेट्स सपोज आपके 2 वाटर बॉडीज हैं जो जा रही हैं, ठीक है, या आपका एक समंदर जा रहा है, इस तरफ हो गया आपका, उसी समंदर के लेट्स सपोज इधर एक और चीज जा रही है, ठीक है ना, ये भी आपका जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा गैप है बीच में, यूं जाके थोड़ा सा, लेट्स सपोज ये आपकी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है ना। तो चोक पॉइंट ये होता है कि लेट्स सपोज आपका यहाँ से और यहाँ तक का ये जो नैरो गैप है, अगर यहाँ पे आ जाता है, लेट्स सपोज यूं करके यूं आ जाता है, नैरो गैप है ना, ये जगह जो है इसको, यहाँ से ट्रेड अगर आप पास होती है आपकी, तो इसको ब्लॉकेड किया जा सकता है। यहाँ पे अपनी नेवी को डिप्लॉय करके इसको ब्लॉक कर सकते हैं, कोई भी ब्लॉक कर सकता है। जिस तरह अमेरिका के पास ये था कि वो जो एक हमारा है इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान है, ये स्ट्रेट मलाका, मलाका वहाँ पे ट्रूप्स इसमें बिठाई हुई हैं, चाइना वहां से ट्रेड करता था तो उसको वो कभी ब्लॉकेट कर सकता था, उसको ये फेयर होता था। जब भी चाइना ने क्या किया, इससे डिपेंडेंसी खत्म अपनी करने के लिए उसने सी पैक का राउट बनाया, तो इसलिए इसको चोक पॉइंट कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर ना। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है चोक पॉइंट। तो मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशन। एक और बात पैसिफिक ओशन से रिलेटेड, कि इसमें ना एक रिंग ऑफ फायर होती है जहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जल्जले आते हैं। रिंग ऑफ फायर वो भी आपकी पैसिफिक ओशन के अंदर ही होती है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में ही है, दुनिया की सबसे ज्यादा वहां पे अर्थक्वेक्स वहां पे आते होते हैं। ठीक है जी, रिंग ऑफ फायर ये पैसिफिक ओशन रीजन में ही है। इसमें बेसिकली वुल्केनोज का एक बहुत बड़ा रिंग होता है, और इसमें ना सिर्फ अर्थक्वेक आते रहते हैं बल्कि वुल्केनोज भी काफी ज्यादा इरप्ट होते रहते हैं। ठीक है, वुल्केनोज का एक रिंग होता है, रिंग ऑफ फायर, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं ये पैसिफिक ओशन के अंदर। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसलिए पानी खराब नहीं होता समंदरों का, क्योंकि उसके अंदर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, टेम्परेचर ऊपर से होता है, फिर दूसरा हवा का प्रेशर काफी ज्यादा होता है तो उनकी मूवमेंट रहती है, टाइड्स, मून की वजह से टाइड्स, अंदर ह्यूरिकेन्स बहुत ज्यादा आते रहते हैं। ठीक है जी, दूसरा उसका सॉल्टी वाटर है तो सॉल्टी वाटर कभी खराब नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है उसको दुनिया का सबसे गंदा तरीन ओशन बोला जाता है, जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, नॉर्दर्न साइड पे है। ठीक है जी, वहाँ पे कनाडा भी उधर ही है आपका जनाब वाला, ग्रीन, उसके बाद ग्रीनलैंड से भी बीच में गुजर के आ रहा है, उसके बाद अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है।
ठीक है जी। तो इसलिए इसको मोस्ट पोल्यूटेड भी कहा जाता है, जो जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है। मैंने पिक्चर में बनाया था आपको, पहली पहली जो बनाई थी उसमें ओशंस भी बताए थे मैंने कि कहाँ कहाँ पे ओशंस। रेड सी जो है वो बेसिकली, उसके बाद आते हैं हम दूसरा, इसमें दूसरे ओशन की तरफ। अटलांटिक ओशन दूसरा बड़ा ओशन है, ये आपका दूसरा बड़ा ओशन है अटलांटिक ओशन। ठीक है जी। ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका के साथ बिल्कुल, जो दूसरा वाला ओशन है उसको नॉर्थ, उसको हम अटलांटिक ओशन बोलते होते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ लग गई है अटलांटिक ओशन की? एशिया, अमेरिका और वेस्ट एशिया से ये आपका पैसिफिक ओशन अटैच है, यानी कि एक तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया भी इसी में आ जाता है, दूसरा एशिया भी इसी में आ जाता है, और वेस्ट में जो है वो अमेरिका के वेस्ट में है बेसिकली। ठीक है जी। उसके बाद तकरीबन 75,000 वोल्केनोज यहाँ पे, यहाँ पे रिंग ऑफ फायर में होते हैं, 75,000 वोल्केनोज। ठीक है जी। और यहाँ पे हाई रेनफॉल भी यहाँ पे पैसिफिक रीजन में होती है। हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल भी यहाँ पे होती है, पैसिफिक रीजन के उसमें होती है। मरियाना ट्रेंच जो है वो तकरीबन 10,984 मीटर उसकी डेप्थ है, 10,984 मीटर उसकी टोटल डेप्थ है। ये जो मरियाना ट्रेंच है 10,984 मीटर्स, ये किलोमीटर नहीं करना, मीटर है ये। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जी आपका अटलांटिक ओशन। मलवाय होल जो है अटलांटिक ओशन का, ये दूसरा बड़ा है मलवाय होल। मलवाय होल, ये इसका डीपेस्ट पॉइंट आपसे पूछेगा पेपर में कि अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, और इसकी टोटल में भी डेप्थ भी पूछ सकता है, लेकिन वो भी आपको पता होनी चाहिए। 8,380 मीटर उसकी टोटल डेप्थ है मलवाय होल की। ठीक है जी। उसके बाद आपका अटलांटिक, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है जी इंडियन ओशन। ठीक है जी। अटलांटिक ओशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में आपका ये सारे का सारा बैठा हुआ है, और यूरोप के जो है ना साउथ अमेरिका वेस्ट में, और उसके बाद ये आपका यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्ट में आ जाते हैं। ठीक है जी। यूरोप और अफ्रीका भी इसके ईस्ट में जाते हैं, तो ये काफी बड़ा है अटलांटिक ओशन भी, यानी कि दूसरा बड़ा जो ओशन है वो यही है आफ्टर पैसिफिक ओशन। दूसरा ये है कि इसमें साल्टिएस्ट ओशन भी है, और इसका ब्लू वाटर है काफी ज्यादा। इसका पुराना नाम होता था इथोपियन ओशन, पुराना नाम इसको कहते थे इथोपियन ओशन। ठीक है जी। सॉल्टी वाटर बहुत ज्यादा। उसके बाद थर्ड पे है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच, यहाँ पे दुनिया की तकरीबन 83 और 84% ट्रेड जो है वो आपकी इंडियन ओशन से गुजरती है। ये इतना बिजी बिजी मैरीटाइम सी है कि यहाँ से पूरी दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, तेल गैस और इस तरह की चीजें, चूंकि आपके मिडल ईस्ट में ज्यादा है और रशिया में ज्यादा है। ठीक है जी। तो उनकी सप्लाई के लिए इस इंडियन ओशन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, पूरी दुनिया यूज करती है। जावा ट्रेंच इसकी डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है जी। ये बे ऑफ बंगाल के अंदर है बेसिकली, जावा ट्रेंच जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर है। और ये वार्मेस्ट ओशन है तुम्हारा। अगर ये पूछा जाए कि जी वार्मेस्ट ओशन कौन सा है, वार्म, सबसे वार्मेस्ट ओशन, तो हमारा इंडियन ओशन है वार्मेस्ट ओशन, यानी कि ये वार्म है काफी, इसका पानी बहुत ज्यादा वार्म ओशन है। उसके बाद साउथ सदर्न ओशन जो है ये आपका साउथ में हमारे, इसको अंटार्कटिका भी कहते होते हैं इसको। ठीक है जी। अंटार्कटिक ओशन भी कहते होते हैं, और ये इसको सदर्न ओशन भी इसको कहते होते हैं। इसका मलॉय होल है, मलॉय होल, MOLLOW WLOY, मलॉय होल, ये इसका डीपेस्ट पॉइंट है साउथ सदर्न ओशन का, मलॉय होल। ठीक है। और जो हमारा आर्कटिक है उसका सैंडविच, सैंडविच ट्रेंच है हमारे सबसे लास्ट वाले की, आर्कटिक की। कहाँ गया आर्कटिक, ये रहा सैंडविच ट्रेंच। ये इनसे आपकी ना ये पूछेगा, क्या कहते हैं, डीपेस्ट पॉइंट आपसे पूछेगा कि इसकी डीपेस्ट पॉइंट्स की कितनी कितनी है, और ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है जी। इंडियन ओशन की थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें ईरान भी लगता है, पाकिस्तान भी लगता है, इंडिया भी लगता है, बांग्लादेश भी लगता है, और ये जो आपका रेड सी है ये भी इसी में से गुजर रहा है। ठीक है सारा कुछ, तो काफी कुछ है इसमें। सैंडविच को सदर्न ओशन, नहीं सैंडविच जो है बेसिकली ट्री, सैंडविच ट्रेंच
वो डीपेस्ट पॉइंट है आपका, ये आपका इसका आर्कटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाला। ठीक है जी। और उसके बाद इंडियन ओशन जो है वो तकरीबन 38 कंट्रीज उसमें आ जाते हैं। इंडियन ओशन में इतना बड़ा ओशन है, 38 कंट्रीज की बाउंड्रीज को टच करती करती है ये जो हमारा इंडियन ओशन है। तकरीबन 13 अफ्रीका के हैं, 22 हमारे एशिया में, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के 22 कंट्रीज इसको टच करते हैं। और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके तकरीबन 18 कंट्रीज हैं, सॉरी 13 कंट्रीज हैं जो कि इसको टच करते हैं। दो एक यूरोपियन कंट्री है और एक ओशियाना का कंट्री है जो कि इसको टच करता है, ये जो हमारा इंडियन ओशन है, यानी कि टोटल 38 कंट्रीज टच करते हैं, बहुत बड़ा ओशन है। सदर्न ओशन, इसको अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, ये वाला हमारा चौथा बड़ा ओशन है सदर्न ओशन। ये 1999 में नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। नेशनल एटमॉस्फेरिक जो ये होती है ना हमारी ओशंस की, उन्होंने इसको किया था, नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने। और कोई शार्क, एक भी शार्क नहीं है इस ओशन के अंदर, नो शार्क्स सदर्न ओशन में। ठंडा कितना है, बहुत ज्यादा ठंडा है ये जो आपका सदर्न ओशन है। उसके बाद इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो सैंडविच ट्रेंच है। और आर्कटिक का मैं आपको बता दूं, आर्कटिक कोल्डेस्ट है, बहुत अच्छा खासा कोल्ड है। सदर्न ओशन की तरह ये भी बहुत ज्यादा कोल्ड है आर्कटिक ओशन जो है। ठीक है, क्योंकि ये भी फ्रिजिड जोन में आता है, ऊपर काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, लिहाजा आप इसको देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ये भी ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है जो आपका आर्कटिक है, कोल्डेस्ट है काफी ज्यादा। ठीक है जी। और उसके बाद ये बहुत ज्यादा आइस से कवर्ड है। ठीक है जी, आइस बहुत ज्यादा कवर्ड है ये। तो यूं आपके ये ओशंस मैंने थोड़े से डिस्कस कर लिए हैं, 5 के 5 हमारे हो गए हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूँ ये मजीद सीज की तरफ और मजीद बाकी चीजों की तरफ। ये आगे चलें। अब हम थोड़ा सीज की डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो सीज काफी सारे हैं हमारे, मतलब तकरीबन देयर आर मोर देन 32 सीज। ठीक है, पूरी दुनिया में जो सीज है वो 32 से ज्यादा है। सी और ओशन में फर्क ये होता है कि ओशन लार्जर वाटर बॉडी है और जो सी होता है वो स्मॉलर वाटर बॉडी होती है। ठीक है जी। तो सी कौन कौन से हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आपको जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उसमें एक एक करके बताता जाऊंगा। अच्छा, ब्लैक सी कहाँ पे है, रेड सी कहाँ पे है, साउथ चाइना सी कहाँ पे है, ईस्ट चाइना सी कहाँ पे है, येलो सी कहाँ पे है, जापान सी कहाँ पे है, ऑक्टक सी कहाँ पे है, व्हाइट सी कहाँ पे है, बेरिंग सी कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद जनाब मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, ये सारे के सारे हम आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, अटलांटिक। अच्छा, तो आगे की तरफ चलते हैं। यानी कि रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं ये आपको। रेड सी को रेड सी क्यों क्यों क्या कहा जाता है, ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों बोलते हैं, कभी आपने सोचा। हाँ जी, रेड सी के अंदर ना बेसिकली एक सियानो बैक्टीरिया पाया जाता है, सियानो बैक्टीरिया, जो कि पानी का जो कलर है वो उसको चेंज कर देता है, उसका कलर पानी का हल्का सा ब्लूइश रेडिश हो जाता है पानी का। और अगर आप उसको दूसरी जुबान में बोलें तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम ये पाई जाती है पानी के अंदर, ये आपका सियानो बैक्टीरिया पाया जाता है। इसकी वजह से पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ठीक है जी, ये आपका रेड सी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद जो डेड सी है उसको डेड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, बहुत ज्यादा सैलिनिटी है। और जो मैक्रोस्कोपिक एक्वाटिक लाइफ है उसके अंदर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, जो डेड सी है, डेड सी बेसिकली कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेड सी, रेड सी कहाँ पे है, रेड सी अफ्रीका और एशिया के दरमियान पड़ा हुआ है, अफ्रीका एंड एशिया को सेपरेट करता है रेड सी, अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है। जहाँ पे हजरत मूसा ने भी अपनी वो घोड़े दौड़ा दिए थे, रेड सी का अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है। डेड सी कहाँ कहाँ पे है, डेड सी आपका एक तरफ आपका ये आपका इसराइल है और दूसरा जॉर्डन है। इसराइल और जॉर्डन के दरमियान डेड सी है, और ये डेड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा सैलिनिटी है। कोई भी फिश, कोई भी जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर लाइफ है वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती वहाँ पे।
ठीक है जी, बिल्कुल डेड है वहाँ पे, कोई लाइफ वहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको डेड सी बोलते हैं। इसराइल और जॉर्डन के दरमियान में वाक़ है। उसके बाद आपका ब्लैक सी, ये ब्लैक सी को ब्लैक क्यों कहते हैं, ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहते हैं इसको, ठीक है जी, क्योंकि इसको ना, ये इनहॉस्पिटेबल था बेसिकली, जो ग्रीक कॉलोनाइजर्स वगैरह थे, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते थे, और इस इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट, एक्चुअली इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट, इसके अंदर जाना, इसको ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए इसको ब्लैक सी कहते हैं। ठीक है जी, ये आपका यूरोप में पड़ा हुआ ब्लैक सी। ये भी बहुत सारे और सीज हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। मेडिटेरियन सी क्या करता है, मेडिटेरेनियन सी उसका नाम है बेसिकली, मेडिटेरेनियन सी। ऊपर आपका यूरोप बैठा हुआ है और नीचे आपका अफ्रीका है, तो ये यूरोप को और अफ्रीका को दोनों को अलग अलग करता है। यहाँ पे जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है वो भी इसी का पार्ट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट इसी का ही पार्ट है। ठीक है जी, ये मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, ऊपर आपका यूरोप कॉन्टिनेंट बैठा हुआ है, नीचे अफ्रीका, ये उन दोनों को सेपरेट करता है बेसिकली। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। बाकी चीज तो आपको ज्योग्राफी में साथ साथ बताऊंगा। उसके बाद जो आपका इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन है, वो गल्फ ऑफ अलास्का पे दोनों जाके मिलते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का पे दोनों रिवर्स कौन कौन से, एक आपका पैसिफिक भी और एक आपका इंडियन ओशन भी। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन गल्फ ऑफ अलास्का है वहां पे जाके मिलते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का में जाके मिलते होते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो इंडियन ओशन है और जो सदर्न ओशन है, वो एक केप ल्यूविन है, केप ल्यूविन, LEEU WIN, ल्यूविन। ये जो आपका बेसिकली अंटार्कटिक और जो आपका इंडियन ओशन है, ये दोनों केप ल्यूविन एक जगह का नाम है, दोनों दोनों ओशंस वहां पे जाके मीट करते हैं, वो उनका कॉन्फ्लुएंस है बेसिकली। ठीक है जी, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। लेक्स पीरियड, लेक्स को भी कर लेते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा मजीद इनकी तरफ जाएंगे ना, सीज ओशन जो मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूँ तो ये आपका आइलैंड है, ये आपका स्ट्रेट है, ये आपका इस्थमस, उसके बाद ये आपका क्रीक, गल्फ, बे एंड बाइट, बाइट। ये आइलैंड, स्ट्रेट, इस्थमस, ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आइडिया देके इनको डिटेल में भी बाद में हम पढ़ते हैं। आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, आइलैंड वो वाटर बॉडी होती है जिसके चारों तरफ एक बेसिकली पानी पानी होता है। ठीक है जी, पानी पानी होता है, कोई लैंड का पीस कोई कुछ नहीं होता, चारों तरफ में पानी पानी होता है। ठीक है, एक हमारा एक और है पेनिनसुला, ये आपका पेनिनसुला, इसको भी देख लेते हैं। आइलैंड के चारों तरफ एक जो है ना पानी पानी होता है, उसको हम आइलैंड बोलते होते हैं। अच्छा, दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है दैट इज ग्रीनलैंड आइलैंड। जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड वो एक बहुत बड़ा कंट्री है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड आइलैंड है, ये भी आप बात याद रखें। ग्रीनलैंड पूरी दुनिया में सबसे बड़ा यही है, ग्रीनलैंड। ठीक है, इसके चारों तरफ पानी पानी होता है। और उसके बाद ये ग्रीनलैंड बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर पाया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ठीक है जी, और कनाडा के नॉर्थ कोस्ट में भी पाया जाता है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आइलैंड, आइलैंड सबसे बड़ा है। उसके बाद न्यू गिनिया है, न्यू गिनिया आइलैंड, वो भी बहुत बड़ा है। उसके बाद बैफिन आइलैंड है, बैफिन आइलैंड, वो भी काफी बड़ा है। ये आप लिखते जाए साथ साथ में आपको पता है, लेकिन वो आपसे पूछता है दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है,
और दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड्स इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 17,000 आइलैंड्स इन इंडोनेशिया। टोटल 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं हमारे इंडोनेशिया के अंदर। एंड इंडोनेशिया इज द पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड लार्जेस्ट है वो बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो बोर्नियो आइलैंड ऑलमोस्ट 7,44,000 के करीब उसका टोटल किलोमीटर स्क्वायर आपका बनता है। आइलैंड का जो टोटल एरिया है तकरीबन 7.5 लाख कैलन, इतना बड़ा है वो। ठीक है, उसी तरह से आपका जो सोमरसेट सोमाटा आइलैंड है वो भी बहुत बड़ा है। सोमाटा आइलैंड दुनिया का जो सबसे छोटा आइलैंड है दैट इज नोरू। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर है, नोरू रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होती है और नोरू क्या चीज है? ये जो नोरू कंट्री है ना, ये दुनिया का सबसे छोटी रिपब्लिक है और सबसे छोटा आइलैंड भी यही है। अच्छा, नोरू रिपब्लिक इसको बोलते होते हैं। ये रिपब्लिक क्या चीज है? रिपब्लिक वो होती है जहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट किया जाता हो लोगों के थ्रू, उसको रिपब्लिक बोलते हैं। दुनिया का सबसे जो स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है वो ये है, लेकिन स्मॉलेस्ट कंट्री ये नहीं है। जो दुनिया का स्मॉलेस्ट कंट्री है दैट इज वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी आपका ये जो इटली के साथ ही बिल्कुल है। ठीक है, यूरोप के अंदर आ जाता है वेटिकन सिटी। इसको पोप जितने भी हैं, पोप इनके चर्चेज वगैरह के और क्रिश्चियनिटी के, ये पोप्स का बेसिकली घर होता है यहाँ पे। घर का मतलब वहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता है और बाकी जो क्रिश्चियनिटी को फरोग देते हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे की जाती है। बेसिकली इटली का पार्ट है, रोमन एम्पायर जो थी उसी की यादों में से है। नोरो रिपब्लिक का मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, वो भी दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है और सबसे ज्यादा जो है वो आपका आइलैंड्स वो आपके इंडोनेशिया के अंदर पाए जाते हैं। और लार्जेस्ट एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज इंडोनेशिया, नॉट द वर्ल्ड। मैं एशिया की बात करूं, हमारा एशिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है यही जो इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा जजीरे 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 पाए जाते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आगे चलते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया चौथा बड़ा दुनिया का पॉपुलस कंट्री है। बहुत आबादी है उसकी, इंडोनेशिया की बहुत ज्यादा आबादी है। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तकरीबन कोई 17,500 के करीब उसके टोटल आइलैंड्स हैं। ठीक है जी, और दुनिया का एशिया का स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा है? दैट इज मालदीव। सबसे छोटा, लेस, जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, पूरे एशिया की, वो मालदीव में है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है, तो मालदीव में भी सबसे कम पॉपुलेशन है एशिया के हवाले से। ये मैं आज आपको साइड वाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। असल टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास से शुरू होना, जब मैंने आपको एक एक करके लिखवाना शुरू करना है। जितने दुनिया के रिवर्स हैं, जितने दुनिया के आइलैंड्स हैं, जितनी दुनिया के लेक्स हैं, जितनी दुनिया की जो डेजर्ट्स हैं, जो जो सारा कुछ है, माउंटेन रेंजेस तो इतनी ज़्यादा हैं। उसके बाद वो रिवर्स जिसके ऊपर दुनिया के कैपिटल्स बैठे हुए हैं, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में सारा कवर होना है। आज तो बस एक खाली एक ओवरव्यू आपको देना था ना। उसके बाद जो स्ट्रेट है वो क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेट क्या कहलाता है? स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है विच सेपरेट्स टू land areas. A narrow strip of water body which separates two land areas. यानी कि एक तरफ आपका ये पानी गुजर है, एक तरफ आपकी ये लैंड एरिया बैठा हुआ, इधर भी पानी लैंड एरिया बैठा हुआ, बीच में वाटर बॉडी है, ये गुजर रही है पानी। ये आपका कहलाएगा स्ट्रेट। स्ट्रेट यहाँ से बेसिकली ट्रेड पास होती है। जैसे ये आपका मलेशिया है और ये आपका इंडोनेशिया है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक आइलैंड गुजर, एक स्ट्रेट गुजर रहा है जिसको बोलते हैं मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट है। तकरीबन 800 किलोमीटर उसकी टोटल लेंथ है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इसको बोला जाता है, दुनिया का लार्जेस्ट स्ट्रेट है। ठीक है जी, और लॉन्गेस्ट स्ट्रेट भी यही है एशिया का। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट जो है वो एशिया का वो भी यही है। ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है दैट सेपरेट्स टू लैंड एरियाज या टू लैंड की जो एरियाज होते हैं, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी होती है। ठीक है जी, अच्छा ये क्या करता है? ये बेसिकली साउथ चाइना सी को अंडमान सी के साथ, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है, उसको कनेक्ट करता है। ये आपका
ये आपका जो मलाक्का स्ट्रेट है। आई रिपीट, मलाक्का स्ट्रेट करता क्या है? मलाक्का स्ट्रेट दुनिया का सबसे बड़ा और एशिया का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट जो है वो स्ट्रेट है मलाक्का स्ट्रेट, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बिटवीन में है, दोनों कंट्रीज के बीच में से गुजर रहा है। और ये मिलाता किसको है? ये बेसिकली ये जो आपका है ये कनेक्ट करता है बेसिकली साउथ चाइना, जो कि पैसिफिक साउथ चाइना सी को अंडमान सी के साथ, और अंडमान सी आपका इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है जी, अंडमान ओशन का पार्ट है, उसको ये जाके मिलाता है। और जो साउथ चाइना सी है वो आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट है। तो यूं ये पैसिफिक को भी मिलाता है और इंडियन ओशन, दोनों के पानी को मिलाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। नहीं, स्पीड तो बड़ी नॉर्मल सी थी आज मेरी, स्पीड तो बड़ी नॉर्मल थी। फिर आगे चलते हैं, मतलब स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं ज़्यादा ट्रेन में। तो ये आपको मैंने बता दिया है। दूसरा एक स्टेट ऑफ टाटर है, वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। बॉस्फोरस उसको कह सकते हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट सबसे दुनिया की स्मॉलेस्ट स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। द स्मॉलेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये क्या करती है? ये एशिया को यूरोप से सेपरेट करती है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये भी आप याद रखें सारे, एशिया को यूरोप से सेपरेट करती है। ये मैं मैप में आपको सारा कुछ समझाऊंगा, जब आपको एशिया का पूरा मैप बना के पढ़ाया तो आपको सारा समझ लग जाना है, ठीक है। यानी कि ये आपको आई स्ट्रेट्स का भी पता होना चाहिए, यहाँ से ट्रेड बहुत ज्यादा गुजरती है स्ट्रेट से। जो नैरोवेस्ट स्ट्रेट है वो स्ट्रेट ऑफ टाटर है, सबसे नैरोवेस्ट, छोटा, तंग, TAR, टाटर, टाटर स्ट्रेट सबसे नैरोवेस्ट जो स्ट्रेट है, दैट इज टाटर स्ट्रेट, ठीक है जी। डीपेस्ट स्ट्रेट लंबक स्ट्रेट है, लंबक स्ट्रेट, वो तकरीबन काफी ज्यादा डीप है, 250 मीटर उसकी टोटल डेप्थ है, 250 मीटर्स की डेप्थ है। और लंबक, LAMBAK, लंबक स्ट्रेट उसका नाम है। और वो जावा सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन में, ठीक है जी, जावा सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन में, वो जो आपको लंबक मैंने बताया आपको। और वो बाली और लंबक आइलैंड है इंडोनेशिया के, एक बाली आइलैंड है, एक लंबक आइलैंड है, उन दोनों को मिलाता है बेसिकली, है इंडोनेशिया में ही और है एशिया के अंदर ही, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बाबल मंदब एक स्ट्रेट है, आपने सुना ही होगा नाम काफी ज्यादा, बाबल मंदब का, बहुत मशहूर एक स्ट्रेट है बाबल मंदब। ये किसको किससे सेपरेट करता है? बाब अल मंदब, बाबल मंदब स्ट्रेट, ये किसको किससे सेपरेट करता है? बाबल मंदब जो है वो बेसिकली एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करता है, बाबल मंदब ये स्ट्रेट है, बाबल मंदब, BAB बाब, ELL बाबल, MANDEB मंदब, ठीक है जी, बाबल मंदब ये स्ट्रेट है बेसिकली, एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करता है। वो स्ट्रेट जो अफ्रीका को यूरोप से स्ट्रेट करता, अलग करता है, दैट इज जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करता है अलग अलग। मैंने भी आपको बताया था, जिब्राल्टर स्ट्रेट वो स्ट्रेट है जहां से 711 AD के अंदर तारिक बिन जियाद ने स्पेन से उठ के, सॉरी मोरक्को से उठ के, मराकश से उठ के, जो कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आता है, वहां से उसने स्पेन पे हमला किया था। तारिक बिन जियाद ने 711 AD में मराकश से, नॉर्थ अफ्रीका से उठ के, इसी जिब्राल्टर स्ट्रेट के थ्रू क्रॉस करके सीधा स्पेन पे उसने अटैक किया था 711 AD के अंदर, ठीक है जी। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, जिब्राल्टर स्ट्रेट सीधा मेडिटेरियन सी में जाके गिरता है, मेडिटेरियन का पानी आगे जाके आगे रेड सी में जाके गिरता है, रेड सी का अल्टीमेटली आपका इंडियन ओशन में जाके गिरता है, ठीक है जी। तो यूं ये कनेक्टिविटी है बेसिकली पूरा, इधर आपका ऊपर यूरोप बैठा हुआ है, नीचे ये आपका जिब्राल्टर और मेडिटेरियन सी दोनों जा रहे हैं, ये अफ्रीका है आपका, ये जाते साथ ही यहाँ पे आपका रेड सी जाता है, यहाँ पे आपका पूरा एशिया बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही है, ये आपका अफ्रीका बैठा हुआ है, ये आपका एशिया, ये रशिया है, इधर आपका ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज है, नीचे आपके सदर्न यूरोप है, इधर आपका वेस्टर्न यूरोप है, इधर ऊपर आपका नॉर्दर्न यूरोप है, इस तरह करके बैठा हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद ये मैप में आपको ऐसे सारा कुछ पता चल जाएगा, समझा दूंगा आपको। दूसरा, जो एशिया को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करता है वो सिंगापुर, ठीक है जी, उसको हम सिंगापुर या
ब्रिटानिका, ब्रिटानिका भी कहते होते हैं, ब्रिटानिका स्ट्रेट, ब्रिटानिका स्ट्रेट, ये भी मैं आपको स्ट्रेट ही पढ़ा रहा हूँ अभी तक। ब्रिटानिका स्ट्रेट ये आपको अफ्रीका को एशिया के साथ सेपरेट करता है। दूसरा जो ताइवान स्ट्रेट है वो बेसिकली साउथ चाइना सी के अंदर आता है। एक ताइवान स्ट्रेट भी है, ताइवान आजकल खड़ा चल रहा है चाइना का इसके साथ। जिस तरह रशिया अपने आप को कहता है कि मैं यूक्रेन का ऑनर हूँ, इसी तरह ताइवान, बेसिकली ताइवान का पुराना नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये वाला जो बड़ा वाला चाइना इसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इनकी शुरू से फटा चल रहा है, बाद में करंट अफेयर में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है वो बास्फोरस, मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट, ये भी आपको स्ट्रेट आपके सारे के सारे हो गए। ठीक है, वैसे तो स्टेट ऑफ हुर्मस भी है। ठीक है जी, उसके बाद और भी स्टेट्स काफी सारे हैं। और नैरो स्ट्रेट तो पढ़ लिया, मुझे को बताएगा डेविस स्ट्रेट जो है वो दैट इज ब्रोडर स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट है वो दुनिया का ब्रोडर स्ट्रेट है। टाइम मेरे ख्याल से काफी हो गया, तो आज इसको एंड करते हैं। तो ओके, स्टेट ऑफ हुर्मस को मैं मैप जो पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा स्टेट ऑफ हुर्मस के बारे में। आज हमने सिर्फ आपको, मैंने थोड़ा बहुत आपको चीज के बारे में बताया, अर्थ के बारे में बताया, और थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में बताया, ये इनके बारे में, ये जो स्टेट्स वाले थे। अभी तो हमारा बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, पता नहीं क्या कुछ है। आवाज हंसता तो नहीं है यार, तो ना तो नहीं।